नमस्कार, मैं हूं दीपक कुमार रथ। उदय इंडिया डिजिटल में आप सबको बहुत बहुत स्वागत है। मेरा जो रेगुलर कलम है भारतीयता का शंखनाद, आज उसमें मैं आपके सामने जो आजकल मेन शासक दल मोदी जी की प्रधानमंत्री में जो एनडीए बना हुआ है और जो अपोजिशन उनके अंदर जो तनातनी शुरू हो गया है और ऐसे माहौल, राजनीतिक माहौल देश में बन गया है। ऐसे लग रहा है कि 2024 का चुनाव का बिगुल बज चुका है और मुझे लग रहा है कि सभी पॉलिटिकल पार्टी, चाहे नेशनल हो या रीजनल पार्टीज हो, वो सब अब लग गए हैं कि कैसे जो मेन फाइनल मैच जो है उसके लिए सब अपना अपना स्ट्रैटेजी बनाना शुरू कर दिए हैं। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने कल एनडीए का मीटिंग था और एनडीए का जो मीटिंग में घटक दलों की बैठक में कहा कि विपक्ष का गठबंधन एक नेगेटिव गठबंधन है। और उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री जी ने यह भी कहा कि ये जो विपक्षी दल है ये भ्रष्टाचारियों द्वारा परिवारवाद, जातिवाद और क्षेत्रीयता के ताने वाने में बुरा है। यकीन मानिए, इस देश के किसी भी व्यक्ति को ये बात कोई आश्चर्य नहीं लगता है या कोई आश्चर्य की बात नहीं। जब विपक्षी दलों की एकता की बात जितनी तीव्रता से हुई तब वह अधिक बिखरी। यह आपने पीछे देखा, विपक्षी दलों की घटना की बात मीडिया में आता रहता है। और पटना की जो बैठक हुआ अपोजिशन की, पटना की बैठक से लेकर बेंगलोर बैठक तक काफी कुछ माहौल में बदलाव भी आया है। अपोजिशन की एकता से पहले ही अपोजिशन में बिखराव एवं टूटने का शोर भी उठने लगा था। भले ही पटना की बैठक में शामिल 16-17 दलों की संख्या बेंगलोर में 26 हो गया है, लेकिन जो पार्टी के लोग वहां गए हैं या उनका नेता वहां गए हैं, उन्हीं पार्टी की अंदर से ही विरोधाभास भी कहीं ना कहीं सुनाई दिया है। लेकिन अभी हाल तक जो नेता अपोजिशन एकता की पैरवी कर रहे थे या फिर भाजपा से दूरी बनाए थे, उनमें से कुछ पाला बदल चुके हैं। और इनमें से जो प्रमुख है, जैसे जीतन राम मांझी हो, ओम प्रकाश राजभर हो, महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी जो एनसीपी हो, उनका भी विभाजन हो चुका है। और अपोजिशन एकता के सबसे बड़े पैरोकार नीतीश कुमार, आपने देखा सुना भी होगा कि शादी में रुटने वाला फूफा की तरह, आपने देखा फूफा कैसे रुटते हैं, वैसे ही बेंगलोर में जब अपोजिशन का बैठक हुआ, वहां से बेंगलोर से लौट चुके हैं नीतीश कुमार। उनका सपना जो शायद पीएम से लेकर, पहले तो बहुत बड़ा मन था उनका 14 में पीएम बन जाएंगे वो, अब वो जो अपोजिशन का गठबंधन है उसका कोऑर्डिनेटर बनने का उनका मन था। लगता है अब कि वो सपना भी नीतीश कुमार का अब रहा ही नहीं। नीतीश अब अपोजिशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ही बेंगलोर से भाग गए और जब वो पटना पहुंचे, पटना पहुंचने के बाद भी उन्होंने मीडिया से कोई बातचीत नहीं की। वहां भी उन्होंने चुप्पी साधा और जानबूझ के स्ट्रैटेजी के तहत वो पत्रकार से दूर रहे और कुछ यही इशारा करता है। और इधर भाजपा भी अपने जो राष्ट्र नेतृत्व वाले एनडीए है उसका विस्तार देने के लिए खूब प्रयासरत है। भाजपा की सीनियर लीडर इधर उधर भी बात करने लगे हैं कि कैसे एनडीए का संख्या बढ़ता है। एनडीए किसी के विरोध में नहीं बना था। एनडीए किसी को सत्ता से हटाने के लिए नहीं बना था, बल्कि एनडीए का गठन देश में स्थिरता लाने के लिए हुआ था। और जब देश में स्थिर सरकार होती है तो देश
वो फैसले करता है जो कालजयी होते हैं, देश की दिशा बदलने वाले होते हैं। भारत के लोगों का भरोसा एनडीए पर है। यानी भारत में जनमत किसके साथ है, ये दुनिया के देशों को भी पता है। साथियों, एनडीए का विस्तार सिर्फ संख्या या भौगोलिक विस्तार का नहीं है। ये भारत एनडीए का जो विस्तार है, ये हमारे प्रति विश्वास का दायरा भी बढ़ा रहा है। मित्रों, मूल प्रश्न यह है कि ऑपोजिशन का जो यूनिटी है वो क्या है। उनका एक लक्ष्य है कि मोदी हटाओ। आप देखे होंगे मोदी हटाओ के अलावा इनका कोई मांग नहीं है। हालांकि मैं यहाँ पर एक चीज ये भी बताना चाहता हूँ, इस देश में ऑपोजिशन से पहले कुछ पत्रकार ऐसे हैं जो अपना कलम में हाथ काट के भी पहले लिख चुके हैं। 2018 से लिख रहे हैं, 2019 में भी लिखे हैं, चाहे बरखा दत्त हो, चाहे रोमिला थापर हो, चाहे खान मार्केट की गैंग के लोग हो, वो हाथ काट के लिख चुके हैं। वो कहते हैं कि पूरे देश के अपोजिशन इकट्ठी हो जाना चाहिए और मोदी के खिलाफ खड़ा हो जाना चाहिए। मतलब कहने का मतलब कि खान मार्केट गैंग जो है वो भी अपोजिशन से कम नहीं है। भाई आप तो पत्रकार भी है, आपको मोदी से इतना चिढ़ क्यों है, ये भी लोगों का समझ में नहीं आता है। ऑपोजिशन को जो मीटिंग कल था या पिछले दिनों से चल रहा है, उसमें कोई भी उस मीटिंग में से कोई सकारात्मक एजेंडा वो कहीं भी सामने नहीं आ रहा है। ऐसा कहीं लगता भी नहीं है उनकी बातचीत में कि वो राष्ट्र के लिए कुछ सोच रहे हैं, कुछ स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, देश की एकता के लिए कुछ सोच रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। एक ही लक्ष्य है, मोदी हटाओ बस। और साथ में राहुल बाबा ने यह भी बोल दिया, मोदी हटाओ देश बचाओ। लेकिन उनके एजेंडा में कहीं पॉजिटिव बातें जो होना चाहिए देश में, और ऑपोजिशन की एक डेमोक्रेसी में एक बहुत बड़ी रोल होती है। आखिर में ऑपोजिशन को ये सोचना भी चाहिए कि देश में केवल मोदी को छोड़ के और बातें भी है। और पार्लियामेंट की मॉनसून सेक्शन शुरू होने वाला है, उसमें भी कई बातें, क्या चर्चा होगा नहीं होगा, ऐसा कोई भी बात मैंने नहीं सुना है, ना कहीं मीडिया में आया भी है। समूचे राष्ट्र की जनता विपक्षी एकता की राजनीति को गंभीरता से देख रहा है, पूरा देश देख रहा है। बिना बुनियादी मुद्दे की चर्चा के ऐसे जो ऑपोजिशन है उसका कोई निर्णायक एवं प्रभावी होगी, इसमें अब लोगों के मन में संदेह भी होने लगा है कि ऑपोजिशन जिस तरह से बैठ रहा है, एक दूसरे को देखते हैं, बात भी नहीं करते हैं, बात करते हैं, क्योंकि अंदर में उनका कहीं ना कहीं तालमेल नहीं है। और तालमेल नहीं होने का बहुत कारण भी है, क्योंकि जमीन पर उनकी आपस में जो लड़ाई चल रहा है वो तो मजबूरी है कि भाई मोदी से लड़ना है, वहां मजबूरी से बैठना है, चलो मजबूरी से बैठ के चाय पी लो। लेकिन साथ में चाय पीने से तो राजनीति का रोटी नहीं सेका जाएगा ना बाबू। देश को तो समझाना पड़ेगा भाई, जनता को तो आपको दिखाना पड़ेगा कि अपोजिशन कैसे होना चाहिए, अपोजिशन की स्ट्रैटेजी कैसे होना चाहिए। ये कांग्रेस और दूसरा आम आदमी पार्टी, ये एक दूसरे को इतना विरोध करते हैं। और केजरीवाल जी तो एक बार कसम खाए थे कि मैं कसम खा के कहता हूं मैं कांग्रेस के साथ कोई गठबंधन नहीं करूंगा, कोई अलायंस नहीं करूंगा। अब क्या कर रहे हैं भगवान को पता है या उन्हें पता है क्या कर रहे हैं। अब यदि अगर आप एक मंच पर आने को सहमत हुए हैं तो ये स्पष्टतः सत्ता और स्वार्थ की राजनीति है, ये देश के सामने क्लियर रूप से दिखाई पड़ रहा है। अब प्रश्न यह भी है कि क्या अब आम आदमी पार्टी जो नेक्स्ट असेंबली इलेक्शन है 4 राज्यों में, वो कांग्रेस पर अपने तीखे राजनीतिक हमले करना बंद कर देगी? क्या दिल्ली में आप अपोज करेंगे? इसी तरह के प्रश्न यह भी है कि क्या बंगाल में कांग्रेस की नेता ममता बनर्जी के प्रति नरम बरतने का तैयारी होंगे? क्या यह संभव है? जो चीज हुआ था अभी पंचायत इलेक्शन में, जो घटना किया है, जो
दीदी की कार्यकर्ता ने कांग्रेस के साथ जो किया है ये संभव है क्या, वो भी देखने वाली बात है। क्योंकि बंगाल की कांग्रेस की प्रवक्ता ने तो घोषणा कर दी है, बंगाल की प्रवक्ता ने बिल्कुल घोषणा किया है कि टीएमसी ने उसकी 8 कार्यकर्ताओं को बंगाल में हत्या की है। तो दोस्ती का सवाल ही नहीं उठता है, ऐसा कांग्रेस की स्पोक्सपर्सन कहा है, हम नहीं कह रहे हैं। और उधर ममता दीदी ने राहुल गांधी के साथ बैठे थे। मैं यहाँ पर एक और बात भी आपको कहना चाहता हूँ। कल बेंगलोर की होटल में जब मीटिंग चल रहा था, आपने देखा होगा कि राहुल गांधी के बिल्कुल बराबर में ममता दीदी बैठे थे और राहुल गांधी कुछ भी इशारों में इधर उधर बात कर रहे थे। आपने अगर ठीक से फिर से उस वीडियो को देखेंगे, वो ममता दीदी कहीं भी राहुल से आंख मिला के बात नहीं कर रहे थे। और समझदार को इशारा काफी है मित्रों, ये तो राजनीति में इशारा में ही काम चलता है। संकेत से समझ जाना चाहिए कि असल में जो दिख रहा है वो सच नहीं। तो आप कितने फोटो खींचो, क्या करो, आपको प्रूफ तो करना पड़ेगा ना भाई। एक मंच पे बैठ जाने से मन एक हो जाएगा क्या? कांग्रेस को ये पहली भी सुलझानी होगी कि क्या वो बंगाल में वाम दलों के साथ रहने और केरल में उनकी विरोध में खड़े होने की अपनी चरित्र नीति पर चलती रहेगी, यह भी एक बड़ी सवाल है। और इसे ही प्रधानमंत्री मोदी के कल मजबूरी की दोस्ती बताया था। आपने सुना मजबूरी की दोस्तियां, ऐसे स्वयं प्रधानमंत्री ने कहा। कहीं एक स्कूल बनाया था, अगर पढ़ना चाहते हो तो अपने बाप से पूछो, अपने माता से पूछो कि कहीं कोई स्कूल था, कहीं कोई स्कूल बन रहा था, कहीं कोई कॉलेज बना था, जरा पूछ लो। राज करने का मौका मिला, राज करके ग्रहण करते रहे और अंदर चले गए तो पत्नी को बैठा दिया गद्दी पर। यही सब तो चल रहा था स्थिति। कांग्रेस অনেক রাজ্যে চালিয়েছো, সিপিএম এর সবচেয়ে বড় দোষর আর বিজেপির বড় দোষর, আর পার্লামেন্টে আমাদের সাহায্য চাও, আমরা করবো তাও বিজেপির বিরুদ্ধে। কিন্তু মনে রাখো, বাংলায় সিপিএম এর সাথে ঘর করে আমাদের কাছে বাংলায় সাহায্য চাইতে আসবে না। अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस पार्टी के बारे में झूठ बोल बोल कर चुनाव जीता है, झूठ बोल कर चुनाव जीता है और ये पूरी दिल्ली जानती है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों एक हैं। अगर आप समाजवादी पार्टी को देखें तो उनके पास एक नेशनल विचारधारा नहीं है। धोखा हो गया इस देश के साथ बहुत बड़ा। बंद कर दो सीबीआई, बंद कर दो एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट, बंद कर दो सारी जांच एजेंसियां, बंद कर दो एसीबी। अगर तुमसे जांच नहीं होती तो जांच करानी है, सोनिया गांधी को गिरफ्तार करो, 2 दिन उसका इंटेरोगेशन करो, देखो पता चल जाएगा किस किस ने रिश्वत लिया। नीतीश कुमार जी की जो पार्टी है और नीतीश कुमार जी इस चुनाव के बाद जैसे पहले डायनासोर था, अब गायब हो गया है, वैसे ही वो गायब हो गया। और वास्तव में यह भी प्रश्न है जो अपोजिशन में व्याप्त अंतर विरोध को ही जो उनके अंदर है ना, मतलब मैं यही बात समझा रहा हूं कि उनके आपस में ये वाली बात ऐसे वो करता है, मन में आता है, लोग भी देखते हैं ये कैसे संभव होगा, केरल में, बंगाल में, दिल्ली में, कैसे। हालांकि ये जो नए सारे दल है बेंगलोर में जो अपोजिशन की इकट्ठी के लिए, यूनिटी के लिए बैठे थे, लोगों को दिखाने के लिए कि ये हमारा पावर है, यूनिटी इज पावर, दैट इज व्हाट दैट वाज रिटन। उनका जो पीछे जो बैनर लगा हुआ था उसमें ये स्पष्ट रूप से लिखा था यूनिटी इज पावर। और ये प्राइमरीली साउथ इंडिया में सीमित असर रखने वाली है। ये जो मीटिंग हुई थी इसकी कोई असर जो है इधर इस साइड में नहीं पड़ेगा, पूरे भारत में इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन ऑपोजिशन के पास ये दावा करने का अवसर तो होगा कि अब उसके साथ कहीं अधिक दल है,
आखिर पटना में जितना थे उससे ज्यादा पार्टी तो उनके साथ आया है। ये तो उनकी पावर जरूर है, इस बात को तो हमको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। ये उनकी ताकत है, बढ़ती हुई ताकत। और इसके बाद भी ये कहना कठिन होगी कि अगले आम चुनाव तक ये सारे जो एकजुट हो पाएंगे, हुए हैं, ये वो लास्ट तक इकट्ठे रह पाएंगे क्या? क्योंकि अभी तो बहुत सारा खिचड़ी बनना है, बहुत रोटी बेलना होगा, बहुत कुछ चेंज होता रहेगा, कहीं का पानी कहीं पहुंच जाएगा। तो ये आशंका है। इसको भी जनता जो है, जनार्दन है, वो इस बात को बहुत करीब से इसके ऊपर नजर रखी है, क्योंकि उनमें से अधिकांश दलों में इससे लेकर मंथन भी हो रहा है कि क्या होगा, कैसे होगा, अगर ऐसा हुआ तो फिर मन में डर भी है। मोदी को अपोज भी कर रहे हैं, लेकिन मन में कहीं ना कहीं डर है, क्योंकि भावना में खोट है। किस पाले में खड़े होने से लाभ होगा, कहाँ लस होगा, ये सब कई मुद्दे होती हैं राजनीति में। और भारतीय राजनीति की नाटकीय परंपरा में अपोजिशन की भूमिका अद्भुत एवं बड़ा इम्पोर्टेंट, जो महत्वपूर्ण भी होते हुए भी अपोजिशन की भूमिका का लगातार जो अपोजिशन की रोल है उसका डिक्लाइन हुआ है। अपोजिशन की रोल जो अपोजिशन को निभाना चाहिए वो नहीं निभा रहे हैं। आप देखिएगा, मॉनसून सेक्शन शुरू हो रहा है, आप देखिएगा पूरी तरह से जैसे ओटीटी पे ड्रामा चलता है ऐसे शुरू हो जाएगा। इससे लोकतंत्र भी कमजोर हुआ है। ये जो हो रहा है, ये हमारा डेमोक्रेसी को बल नहीं मिल रहा है, कमजोर हो रहा है डेमोक्रेसी। लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है। आपने देखा होगा जब अटल बिहारी वाजपेयी अपोजिशन लीडर थे, कितनी कम संख्या में थे, लेकिन उनका रोल कितना बड़ा था। कोई भी बड़ा निर्णय होता था तो कांग्रेस हमेशा से अटल बिहारी वाजपेयी की मत लेते थे, उनका विचार जानना चाहते थे। और जब अटल बिहारी वाजपेयी बोलते थे तो पूरा देश उसको सीरियसली सुनता था, सोचता था, और वो बात जो है राष्ट्रीय मंच पर बिल्कुल छाया रहता था। लेकिन आज की विपक्ष, आज की जो अपोजिशन है, उनका जो जिम्मेदारी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन आज अपोजिशन वो जरूरी जिम्मेदारियों से मुंह फेरते हुए दिखाई दे रहा है। मात्र केवल मात्र राज सत्ता का भोग करने के लिए लालच रहता है कि किसी तरह से कैसे भी हो, बैकडर में हो, फ्रंटडर में हो, लेकिन पावर पॉलिटिक्स में हमको सीट को पकड़ लेना है। और किसी रूप से देयर इज नो मोरालिटी, नथिंग टू सी, पीछे ना देखना ना आगे देखना, कुछ नहीं है, केवल सत्ता हासिल करना एकमात्र लक्ष्य है, चरम लक्ष्य है इनका। कोई विचार नहीं है, कोई आधार नहीं है। अरे बिना विचारधारा की, बिना धर्म की कोई राजनीति कभी हुआ नहीं है, ना आज हो सकता है, संभव ही नहीं है। जबकि अपोजिशन की तीव्र आलोचना, आंदोलन एवं विरोध कर देश निर्माण में भागीदारी निभानी चाहिए। आपको पता है, ये बार बार मैं आपको कह रहा हूं, अपोजिशन निष्काम सेवा में विश्वास रखने वाला होना चाहिए, जिसकी भगवत गीता ने, हमारा भगवत गीता ने, सब मानते हैं भगवत गीता को, भगवत गीता ने कहा गया है कि हमारा अधिकार सिर्फ अपने कर्म पर है, उसके परिणाम पर हमारा कोई अधिकार नहीं है। कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन, ये आपने सुना होगा। विपक्ष दल कहाँ कर्म कर रहा है और क्या कर्म कर रहा है, या किस तरह से नाच रहे हैं, ये देखने के बाद इतना बड़ा डेमोक्रेसी में हमें भी कभी कभी शर्म आता है। और उससे ज्यादा शर्म आता है जो रोल खान मार्केट गैंग निभा रहा है, उनका बी टीम में। राजनीतिक दलों में 2024 के आम चुनाव के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हटाने की ठान ली है। अपोजिशन में होड़ मची हुई है, क्योंकि एक दशक से
ऑपोजिशन लीडर्स की सत्ता सुख नहीं मिल पाया है। और मैं आपको यह बता दूं, कांग्रेस विदाउट पावर बड़ा मुश्किल है, नहीं जी सकता है। यह स्पष्ट है कि 2024 की लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी की भाजपा को चुनौती देने के लिए एकता की कवायद में जुटे जो ऑपोजिशन के समक्ष अब बिखराव से बचना एक बहुत बड़ी चुनौती बन गई है। बहुत मुश्किल है उनको यूनिटी, भले ही आप लिख लो यूनिटी इज पावर, लेकिन वो जो यूनिटी है ना, वो जो बांध कर रखने का शक्ति है ना, वो कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। क्योंकि इनका जो रणनीति है वो जो है ना पावर सेंट्रिक है। निष्ठा और विश्वसनीयता संभवतः सबसे निचले स्तर पर पहुंच चुकी है आज अपोजिशन में। इसीलिए अब दल बदल चौंकाता नहीं है। दल बदल करना, बार बार दल बदल देखने को मिल रहा है आज। व्यक्ति परिवार केंद्रित राजनीति में लोकतांत्रिक मूल्यों को धुंधला दिया है। सोनिया गांधी के विदेशी मूल का मुद्दा उठाते हुए 1999 में शरद पवार द्वारा गठित राकांपा की भी व्यक्ति और परिवार केंद्रित दल रही है। शरद पवार ने अपनी बेटी सुप्रिया सुले को राजनीतिक उत्तराधिकारी के लिए पिछले कुछ साल से आगे बढ़ाना शुरू किया। भाई सारा देश जानता है आपने कांग्रेस क्यों छोड़ा, जिसलिए आपने कांग्रेस छोड़ा इसी के लिए फिर से आपने अपना बेटी को बढ़ाया। तो इन पब्लिक लाइफ what is your morality, what is your moral value, what people will say? And now into the new generation, they are so active in social media, they have all sort of information, they know about your real characters. Don't never ever think that people don't know. People know everything, and voters are very powerful and they took right decisions in right time. पर उससे पहले भतीजे अजित पवार को भी परिवारवाद की सोच से ही आगे किया। उन्हें अजित पवार ने सुप्रिया को आगे बढ़ता देख के पार्टी में भी दो फाड़ कर भाजपा के साथ हाथ मिलाकर और मुख्यमंत्री बन गए हैं। ऐसे ही कभी बाल ठाकरे द्वारा बेटे उद्धव को राजनीतिक उत्तराधिकारी बनाए जाने पर भतीजे राज ठाकरे ने शिवसेना से बगावत की। इसी तरह की स्थितियां विपक्ष जो एकता है उसकी एक बड़ी बाधा है। हर कोई प्रधानमंत्री बनना चाहता है ना, या अपने दलों को बढ़ते हुए देखना चाहता है, अच्छी बात है, लेकिन कुछ तो नियम आप फॉलो करेंगे पब्लिक लाइफ में, कुछ तो एक आपको मोरल वैल्यूज को आप मानेंगे। ये जो मानसिकता है, ये जो विपक्षी मानसिकता है, ये ऑपोजिशन यूनिटी को इकट्ठा नहीं कर सकता। महाराष्ट्र में हुए बिखराव से और बिहार में महागठबंधन में अलगाव से ऑपोजिशन यूनिटी की कवायद का आत्मविश्वास निश्चय ही गड़बड़ाएगा। भाजपा ने सवाल पूछना भी शुरू कर दिया है। जो अपना दल नहीं संभाल पा रहे हैं वो ऑपोजिशन यूनिटी को क्या संभालेंगे भाई? जब सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही अपने गठबंधनों को बढ़ाने एवं मजबूत करने में जुट गए हैं, तो 2024 की चुनाव जंग का नतीजा उस समय की राजनीति हवाओं एवं ताकत पर ही निर्भर करेगा कि उस समय किसकी पक्ष में सकारात्मक हवाएं चल रही है। निश्चित है कि अभी के राजनीतिक परिदृश्यों में भाजपा एवं मोदी के मजबूत पक्षों को देखते हुए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन जो एनडीए में अनेक नेता एवं दल जुड़ेंगे और उसकी शुरुआत अब हो चुका है। क्लियरली दिख रहा है कि एनडीए इज लुकिंग मोर पावरफुल एंड मोर कंस्ट्रक्टिव पीपल आर एसोसिएटेड विद एनडीए एंड इट लुक्स एज इफ मोर पार्टीज एंड मोर लीडर्स विल बी जॉइन एनडीए टू स्ट्रेंथन एनडीए। अब देखना यह है कि जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा, हवा अलायंस ऑफ कंपल्सन की ओर चलेगी या अलायंस ऑफ कंट्रीब्यूशन की ओर। प्रधानमंत्री मानो अपना सपोर्ट में या इंडिया का सपोर्ट में बोला, लेकिन हम एक बार न्यूट्रल होकर सोचे उस पर क्या अपोजिशन
पार्टी जिस तरह से बंटे हुए हैं, वही बात, वही विचार को प्रधानमंत्री जी ने लोगों के सामने रख दिया और आज वो बात, वो विचार बहुतों को बहुत तकलीफ दे रहा है, ना कि केवल अपोजिशन को, बहुतों को बहुत तकलीफ दे रहा है। तो मित्रों, आगे आने वाला समय में हम देखेंगे, सोचेंगे और जो माहौल बनते हुए लग रहा है उसका रिजल्ट क्या निकलेगा वो तो बहुत जल्द तय हो जाएगा। लेकिन आपको भी पता है, हमें भी पता है कि 2024 की कुर्सी कहां जाने वाला है। इस विषय पर चर्चा आगे भी जारी रहेगा और उदय इंडिया खास करके आपके सामने हर बात को रूबरू रख देगा और इस तरह से विषय को, इसी तरह से राजनीतिक विषय के बारे में अपने आप को अपडेट रखने के लिए मैं बार बार आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि बेल आइकन उदय इंडिया की जरूर दबाइए, उदय इंडिया को सब्सक्राइब करिए। आज के लिए इतना। भारत माता की जय।